So continuing our discussion from the last class, what we have done is we have just found out कि error term क्या है, ei is the gap between yi minus yi hat, and this is what you are trying to estimate, and this depends on two things. एक आपका b1 क्योंकि आपको estimate करना पड़ेगा ये line regression line which is the sample regression line, और sample regression line के जो दो parameters हैं b1 and b2 that needs to be estimated, and because these two needs to be estimated इसीलिए आपका degrees of freedom for the t variable will be t variable with degrees of freedom n minus 2, because these you lose 2 degrees of freedom to calculate b1 and b2 for that particular sample, and this is the t statistic that we have to calculate. Now in practical econometrics, what we need to do is we just need to either calculate this t value, t n minus 2 given alpha b2 minus beta 2 upon sigma hat upon under root xi square, ये हमें निकालना होता है. और what we can do is rather than this, is my voice breaking guys? मेरी आवाज ठीक आ रही है guys? सर बीच बीच में ब्रेक हो रही है. I'll try to adjust the volume. वैसे नेटवर्क तो मेरा ठीक है. Now so we have to calculate this t statistic, ठीक है. एंड इस t statistic की बजाय हम एक्चुअल में प्रैक्टिकल टर्म्स में क्या करते हैं, हम p वैल्यू देख लेते हैं इसकी. p वैल्यू ऑफ दिस t statistic, हमने देखा था कि p वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंड p वैल्यू इज द ऑब्जर्व्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस व्हिच वी विल कवर अगेन, ऑब्जर्व्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. एंड इसमें वी सी टू थिंग्स, हम दो चीजें देखते हैं इसमें. इफ योर p वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू अल्फा, तब हम कहते हैं कि वी रिजेक्ट द नल. और यहाँ पर नल क्या होता है, यहाँ नल हाइपोथेसिस आपका है h नॉट इज इक्वल टू बीटा 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, कि आपका स्लोप जो है देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल. विल टॉक मोर अबाउट इट, ठीक है, विल टॉक मोर अबाउट इट कि हमारा नल हाइपोथेसिस क्या है ये और क्यों है. बट दिस इज व्हाट यू विल हैव. अगर आपका अल्फा से कम है p वैल्यू, तो you will reject the null hypothesis, or you will say that my variable is significant. If your p value is greater than alpha, then you do not reject your null and you say my variable is insignificant. Okay, this is what you. So we'll talk more about this because now in the concluding part of this chapter we need to talk about hypothesis testing. और हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम यही चीज देखेंगे कि हम रिजेक्ट कर रहे हैं उस वेरिएबल को या नहीं रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है. इन अ नटशेल व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू गाइस हियर एंड व्हाट और एंटायर एक्सरसाइज वुड बी कि हमारा रिलेशन है yi इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 xi. हम ये रिलेशनशिप प्रपोज कर रहे हैं. दिस इज द मॉडल दैट वी आर बिल्डिंग. वी आर सेइंग दैट सैट के स्कोर्स जो हैं, सैट के स्कोर्स डिपेंड करते हैं किसी बीटा 1 पे विच इज द एवरेज स्कोर, एंड बीटा 2 फैमिली इनकम. दिस वाज आवर मॉडल गाइस, ये हमारा मॉडल था. ऑल ऑफ यू एग्री, यस और नो गाइस? दिस वाज आवर मॉडल. सो अगर हमारा ये मॉडल है तो हम बेसिकली कह रहे हैं कि देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स. Beta 2 is going to tell you what is the type of relationship, positive or negative, and the strength of that relationship. And हमने जब hypothesis testing करी थी तो हमने क्या बोला था, hypothesis testing के अंदर आपका जो null hypothesis होता है वो क्या होता है, null hypothesis is there is no relationship. So आपका जो सारे के सारे वेरिएबल्स के लिए, चाहे वो बीटा 2 हो, उसके आगे कोई भी और वेल्थ आप एक फैक्टर डाल लो, नंबर ऑफ आवर्स एक फैक्टर डाल रहे हो, IQ एक फैक्टर डाल लो, आपके सारे के सारे जितने भी वेरिएबल्स आप एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो, थ्रू विच यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन सैट स्कोर, उन सब का बीटा जो होगा, यू विल अज्यूम, योर नल हाइपोथेसिस विल अज्यूम, योर नल विल ऑलवेज अज्यूम, नल इज ऑलवेज h नॉट b बीटा इज इक्वल टू 0, and your alternative hypothesis is beta is not equal to 0. That means you will assume that there is no relationship between. What does this mean? This means that there is no relationship between family income and SAT score. And this says there is some relationship, but it is not 0. So
अब आपकी जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते थे, जब हमने देखा तो हमने कहा था ना कि हमें एक फॉर एग्जांपल हमने जब उसके बारे में बात करी थी, NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात करी, तो वी सेड दैट सपोज वी से दैट हमारा एवरेज कुछ आया है. इफ यू रिमेंबर दैट एग्जांपल, हमने कहा था कि हमारा टी स्टैटिस्टिक क्या होगा, हमारा एवरेज कुछ आया है एंड हमारा कुछ एक्सपेक्टेड है. ये हमने किसी एक्सपर्ट से पूछ लिया था, विच वॉज आर नल हाइपोथेसिस. ठीक है, और हम देख रहे थे कि हमारा जो एवरेज आया है वो उसको कंफर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, डिवाइडेड बाय द यूजुअल इस केस में. सो दिस वाज आवर यूजुअल मेथड थ्रू विच दैट वी वर डूइंग. नाउ द क्वेश्चन इज कि इस केस में हमारा टी स्टैटिस्टिक क्या है. इस केस में हमारा टी स्टैटिस्टिक है B2, जो हमारी सैंपल से वैल्यू आई, ये हमारी सैंपल से आई होगी. हमारा माइनस β2, और ये हम नल हाइपोथेसिस में क्या ले रहे हैं, ये हम नल हाइपोथेसिस में ले रहे हैं β2 इज इक्वल टू 0 अपॉन, ये हमें सैंपल से मिल जाएगा, डिवाइडेड बाई xi². ये हमें गिवन होगा. ठीक है, क्योंकि x तो नॉन स्टोकेस्टिक है. आर यू क्लियर कि हम इसकी वैल्यू, तो हम बेसिकली वी विल बी कैलकुलेटिंग दिस टर्न्स आउट टू बी B2 अपॉन, हम ये कैलकुलेट कर रहे होंगे विद t as n-2 degrees of freedom with alpha level of significance. हम ये कैलकुलेट कर रहे होंगे. इज दिस अंडरस्टूड गाइस? यस और नो? देन वील मूव फॉरवर्ड. हम ये आज करेंगे डिटेल में, बट this should be clear to everyone because this is, as I told you in the message, this is the basis of your entire hypothesis testing and all of your modeling. आप यही p वैल्यू बार बार चेक करोगे, और एंड ऑफ द डे में आपके पास और t वैल्यूज भी कई बार नहीं दे रखी थी, सीधा दे रखा होता है, उसकी p वैल्यू दे रखी होती है वेरिएबल की. when we'll come to questions, when I'll show you certain models, तो हम दिखाएंगे, उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, चलो let's move on to another thing. हमने एक स्टैटिस्टिक के बारे में बात करी थी. what this actually tells us is this is a measure of goodness of fit. We talked about it in the last class, and this is called as standard error of regression, which is basically telling you that how well is your sample regression line fitting the data. In other words, this is telling you how well is sample regression line fitting. This is what it tells you. And apart from that, we will talk about two more important measures. One is R-square. You can just write it down. This is explained sum of squares upon total sum of squares. We'll talk about it in detail in maybe today's class or tomorrow's class. Or this is also written as 1 minus explained sum of squares upon total sum of squares. Or it is also written as 1 minus residual sum of squares upon total sum of squares. Okay, you can write it in any which ways. This basically means I'm just giving you certain blanket terms. I will explain all of these terms in today's or tomorrow's class, but these are certain things that you should note down. This is summation of yi minus yi hat minus y bar upon yi. We will explain this diagrammatically as well. Don't worry about it. Then you have, or you can write it as 1 minus yi minus y hat yi minus y bar square. ठीक है. This is your residual sum of squares. This is your total sum of squares. So this is your explained sum of squares. This is your total sum of squares. This is your residual sum of squares. We'll talk in detail about it. And then the other metric that you will track in regression is, the third metric that you track in regression is root mean square error. Root mean square error is, पहले तो इसको समझने की कोशिश करो क्या कर रहा है. रूट मीन स्क्वायर्ड एरर्स. तो एरर्स हैं. एरर्स का मतलब क्या होगा? लेट्स गो वन बाय वन. एरर का मतलब क्या होगा? yi माइनस क्या होगा गाइस? yi माइनस y हैट की y बार. व्हाट विल बी एरर? y हैट. ठीक है, yi माइनस y हैट हो गया, ये आपका एरर होता. ठीक है, इसको आप कह रहे हो कि इसको मैं समेट करके स्क्वायर कर दूं,
मीन स्क्वायर्ड एरर्स हो गए, ठीक है, सारे एरर्स लोगे तो सबको समेट कर लोगे तो ये स्क्वायर्ड एरर्स हो गए। जब मैं कह रहा हूँ इसका मीन करना है तो इसको n से डिवाइड कर दूंगा, एंड जब मैं कह रहा हूँ रूट करना है तो दिस इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर्ड एरर। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट मेट्रिक टू जज कि आपका जो आपकी रिग्रेशन लाइन है वो कितने अच्छे तरीके से फिट कर रही है, उसके रूट मीन स्क्वायर एरर्स जो हैं वो कितने आ रहे हैं, ठीक है। ये कम होगा तो बेटर होगा कि ज्यादा होगा बेटर होगा, सोचो गाइस। रूट कम होगा तो लेस, जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। या इसमें बेसिकली क्या कह रहे हो, इसमें आप कह रहे हो कि मेरी ये रिग्रेशन लाइन है, मेरी ये रिग्रेशन लाइन है, और ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो एरर है इसको मैं मिनिमाइज, दिस इज वाई हैट, दिस इज वाई आई माइनस वाई हैट, इसको स्क्वायर करके मैंने n से डिवाइड किया, ठीक है। ये एक बेसिकली वैल्यू आई, ऐसे आपके पास मल्टीपल वैल्यूज आएंगी अक्रॉस, तो आपने उन सबको सम किया तो आपके पास टोटल एरर स्क्वायर आ गया। उसको n से डिवाइड करोगे तो आपके पास एवरेज या मीन स्क्वायर एरर आ जाएगा, और जब आप उसको रूट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा रूट मीन स्क्वायर एरर, विच इज बेसिकली टेलिंग यू ऑन एन एवरेज कितना डिफरेंस आ रहा है बिटवीन द पॉइंट्स ओवरऑल एंड योर रिग्रेशन लाइन। मेगा तुम्हारा माइक अनम्यूट है। सो दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, और ये जितना RMSE जितना कम होगा उतना बेटर होगा, ठीक है। तो हम ये 3 पैरामीटर्स पे जज करते हैं ओवरऑल अपने हमारा पूरा मॉडल को, इन 3 पैरामीटर्स पे वी कैन असेस इट। देन let's talk about this was the discussion that I wanted to have। तो हमने goodness of fit के बारे में we had discussed in the last class as well, and we had talked about that B1 and B2 are random samples and we must find their sampling probabilities, and उसके लिए we basically use this variance of sigma as well। जब तक वो नहीं होगा तब तक हम उनका sampling probability नहीं निकाल पाएंगे। now we have everything, we have अगर आप B1 या B2 की बात करो तो B2 की बात करो तो you also know कि अब इसका मीन β2 है एंड इसका वेरिएंस जो है वो सिग्मा स्क्वायर है। अब हमें इसके बारे में दोनों चीज़ें पता है, अब इसको हम इजीली स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, और हम इसका जब हमें डिस्ट्रीब्यूशन ही पता है तो डिस्ट्रीब्यूशन से अब आप बाकी जो भी चीज़ें आप करना चाहो, OLS एस्टिमेट्स जो भी आप निकालना चाहो वो निकाल सकते हो। नाउ लेट्स टर्न टू कि हम OLS क्यों यूज करते हैं, why OLS and the properties of OLS estimators। These properties are called in summary as the Gauss-Markov theorem। Please note it down, this is a very important term, Gauss-Markov theorem। Have you guys talked about Markov chains in statistics? पढ़ा है Markov chains के बारे में? Anyone from actuarials? Anyone doing actuarials in your class? Okay। सो एक्चुरियल्स में एंड मैथमेटिक्स में, मैथ्स जी में भी नहीं पढ़ा गाइस मार्कov चेन्स, आई एम श्योर मार्कov चेन्स वहाँ पढ़ा होगा, ठीक है। सो इफ यू वांट यू कैन प्रॉब्ली रीड अपॉन इट ऑन खान अकेडमी एज वेल, ठीक है। तो this property, basically the method of OLS is used not just because it's easy but also because of its very strong statistical properties। उसकी theoretical properties are very robust, and because of its robustness we usually use them। Now given the assumptions of classical linear, what the Gauss-Markov theorem says is, given the assumptions of classical linear model, what were the assumptions of classical linear model? क्लासिकल लीनियर मॉडल की assumptions थी कि बीटास जो है वो लीनियर होने चाहिए। दूसरा assumption था कि हमारे एक्साइज जो है वो नॉन स्टोकास्टिक होने चाहिए। तीसरा था कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ UI शुड बी इक्वल टू 0। चौथा था नो हेट्रोस्कैडासिटी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ UI स्क्वायर इज इक्वल टू sigma square, there should not be any autocorrelation, expected value of UI UJ is equal to 0। ये हमारी major assumptions थी of the Gauss of the linear classical linear regression model, and we say that the OLS estimators, if the classical linear regression model assumptions hold, then the OLS estimators B1 and B2 या जितने भी बीटास होंगे will have minimum variance in the class of linear estimators। Remember guys, we are saying in the class of linear estimators। अभी हम linear estimators के बारे में बात करें, non linear estimators के बारे में नहीं बात करें। In the class of linear estimators, these B1 and B2s or BIs will have the minimum variance, that means they are blue,
they are unbiased. We talked about their unbiasedness, we talked about their linearity. We now know the variance as well. अभी हमने सिर्फ वेरियंस कैलकुलेट करा, हमने ये नहीं दिखाया कि वो वेरियंस मिनिमम है. बट नाउ व्हाट वी आर सेइंग इज the Gauss-Markov theorem says that given these assumptions that you have, the betas का जो variance होगा वो भी minimum होगा, उससे कम variance नहीं हो सकता किसी भी और linear estimator. अगर आप linear estimators use कर रहे हो तो these will give you the best results, and these are called as blue estimators, best linear unbiased estimators. Now we have talked about the linearity के हमने बारे में बात करी जब हमने ki के बारे में बात करी, ki xi, ठीक है, तो हमने कहा कि ये लीनियर है. देन हमने अनबायसनेस के बारे में बात करी गाइस, बीटास के अनबायसनेस के बारे में बात करी. बीटास के अनबायसनेस कैसे निकाली, हमने जो 4-5 प्रॉपर्टीज यूज करी थी उसके थ्रू वी शोड दैट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ b2 इज इक्वल टू β2. हमने ये दिखाया अनबायस्ड है. वी ऑल्सो नो दैट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ sigma square hat is equal to sigma. We proved that, and we know that the value of sigma square is summation ei square upon n minus 2. ठीक है, we showed that this is unbiased, and this will converge to the true value. And b1 b2 are efficient estimators. efficiency की हम एक और नई बात लेके आ रहे हैं. efficiency की, efficient का मतलब ये होता है कि that b1 is that within these parameters, within the parameters of other linear unbiased estimators, other linear estimators, this will have a lesser variance. The variance of b1 is less than the variance of any other linear unbiased estimator. कोई और मेथड से अगर आप करोगे तो उसका जो वेरिएंस होगा वो वेरिएंस ऑफ b1 जो आपने OLS के थ्रू निकाला है उससे ज्यादा ही होगा, इससे कम नहीं हो सकता. सिमिलरली वेरिएंस ऑफ b2 is less than the variance of any other estimator of β2. तो ये हम इसके बारे में, इसकी वजह से, इन प्रॉपर्टीज की वजह से the Gauss-Markov theorem is an extremely important theorem. Let's now talk about the sampling or the probability distribution of the OLS estimators. हमने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कशन करा हुआ है, इसलिए it will not take much of a time now to go through this part. Now to derive the sampling distribution of the OLS estimators b1 b2 we need one more assumption. ठीक है, अब वो assumption क्या थी कि हमारा जो एरर टर्म है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, अगर आपको b1 एंड b2 की डिस्ट्रीब्यूशंस निकालनी है आपको अज्यूम करना पड़ेगा एक और assumption which is that UIs are normally distributed with mean as 0 and variance as sigma square. But this is also kind of implicit. Why? Can someone tell me? This is also implicit. कैसे guys? Can someone tell me? हमने जो पिछले जो assumptions करी थी उसी को it has taken forward and talked about the entire UI का distribution. This is a combination of two assumptions that we have already made. Can someone tell कि कौन सी दो assumptions? Guys, anyone? Sir, जो UI के assumptions we did, उसमें we did ना कि expected value of UI is equal to 0 and homoscedasticity, which means कि variance वाला, I think sigma, yes. expected value of UI square is equal to sigma. Exactly. Savriti is absolutely correct. हमने यहाँ पर दो assumptions के बारे में बात करी थी पहले, बट ये जो assumptions थी वो एक्चुअली एट गिवन एक्साइज थी, एट ईच गिवन एक्साइज थी. अब हमने उसको मर्ज करके लिख दिया है कि पूरा जो UI का डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मीन जो होगा वो 0 होगा और उसका वेरिएंस जो होगा वो सिग्मा स्क्वायर होगा. ठीक है, एरर्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो जब हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, जब हमने इसका कर लिया, then we can talk a lot more about other things, because again the rationale for this assumption is central limit theorem. Central limit theorem क्या कहती है कि हमने central limit theorem के बारे में बात करी थी कि कोई भी वेरिएबल हो उसका डिस्ट्रीब्यूशन चाहे कैसा ही हो, अगर आप उससे सैंपल उठाओगे तो उसका सैंपल जो होगा वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा विद मीन 0 एंड वेरिएंस एज 1.
if there is a large number of independent and identically distributed random variable, IID अगर कोई variable है, ठीक है, the distribution of their sum tends to be normally distributed as the number of variables increase. तो अगर तो बेसिकली ये उसी थ्योरम को इट टेक्स फॉरवर्ड्स एंड सेज दैट इफ एनी रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन xi जो है वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, IID रैंडम वेरिएबल है, तो xi's का जो सम है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि हम बेसिकली इसके मीन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप मीन के बारे में बात करते हो, जब आप x बार के बारे में बात कर रहे हो, तो बेसिकली आप उसके सम, आप x बार इज नथिंग बट सम ऑफ x1 प्लस x2 टिल xn, यही कर रहे हो ना, तभी तो आपका x बार आया। तो you are saying that the distribution of their sum also tends to be normally distributed as the number of such variables indefinitely increase. तो बेसिकली आप n इंक्रीज करते, जितने ज्यादा आप सम इंक्रीज करते हुए जाओगे, आपका वो वेरिएबल उतना ही नॉर्मल, आपका वो ये जो एक्साइज है, जो आपका रैंडम वेरिएबल है, सम जिसको आप सम बोल रहे हो, ये जो सम है ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना शुरू हो जाएगा। दिस इज व्हाट CLT सेज। हमने जो CLT के बारे में बात करी थी कि x कोई भी रैंडम वेरिएबल xi है विद डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन चाहे कैसा ही हो, इसका जो मीन होगा वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा विद दिस 0 and 1, ठीक है। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ सेइंग द सेम थिंग, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है ना। वी रिकॉल दैट एरर टर्म्स का जो नेचर है वो क्या कहते हैं, वो क्या है, वो बेसिकली ऑल दोज वेरिएबल्स व्हिच which have an effect on yi but are not included in the model, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहा है। all these forces are random, ठीक है, the representation of sum of all these forces, then invoking CLT we can assume that the error term also has a normal distribution। तो हम बेसिकली कह रहे हैं कि हर एक UI जो है वो एक IID है, हर एक UI जो है वो एक IID है, तो हर एक UI का जो सम होगा, इनका जो सम होगा वो भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और वही हम बात कर रहे हैं कि इट विल बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू CLT, and we have already assumed that the mean of UIs is 0 and the variance is homoscedastic। ये तो हम ऑलरेडी अज्यूम कर चुके हैं, तो हमें पता है कि ये CLT हमें ये बता रहा है कि this will have a normal distribution, and our assumptions tell us that expected value of UI is equal to 0 and expected value of UI square is equal to, but from here to here we move through CLT, and any combination, हमने देखा था any combination of linearly distributed normal variable, linear function of normally distributed variable is itself normally distributed। हमें पता है yi is equal to b1 plus b2 xi, और yi किसकी वजह से रैंडम हो रहा है, yi जो है एक्चुअली में प्लस ui, इस ui की वजह, ei की वजह से, यहाँ पर तो हम इसके बारे में b1 b2 के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ, तो ei की वजह से, ei की रैंडमनेस की वजह से हमें पता है कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, and any linear function of a normally distributed variable is itself normally distributed। हम estimate क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम यही तो लाइन estimate कर रहे हैं, any linear combination of a normally distributed variable in itself is a normally distributed variable, ठीक है। so उसकी वजह से we can say that we can prove, if we prove that b1 and b2 are linear functions of normally distributed UIs, they themselves are normally distributed, और यही हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। so ये हमारे दो वेरिएबल्स हो गए, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। एंड द प्रूफ दैट आई वाज टेलिंग यू दैट yi इज इक्वल टू β1 प्लस β2 xi प्लस ui। अब ui आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो दैट मीन्स योर yi इज ऑल्सो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन दिस एज वेरिएंस दिस। तो yi नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ui नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो yi भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया विद मीन दिस एंड वेरिएंस इज दिस। क्यों? क्योंकि ये जो है ये आपकी रिग्रेशन लाइन हो जाएगी, ये आपकी रिग्रेशन लाइन और ये आपका वेरिएंस है। क्लियर हुआ गाइस? ये इज दिस पॉइंट क्लियर सबको गाइस? यस और नो? गुड। सो दिस इज
दिस इज व्हाट यू गेट. नाउ ये हमें पता है, हमने वेरिएंसेस के बारे में बात करी. लेट्स सी ये कैसे दिखाई देंगे. ये इस तरीके से दिखाएंगे, b1 का डिस्ट्रीब्यूशन है, b2 का डिस्ट्रीब्यूशन है और इनके वेरिएंसेस हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जो हमने आज क्लास की शुरुआत में बात करी हाइपोथेसिस टेस्टिंग की. दैट someone suggests that the family income has no relationship to a student's maths का stat score. What does that mean? That means your beta 2 is equal to 0. ये आपका null hypothesis है, also called as Strawman's hypothesis, which is deliberately chosen. Why? Because what you are trying to prove, जो आप reject करना चाह रहे हो, आप इस null को reject करना चाह रहे हो. I told you कि alternative hypothesis is called as researcher's hypothesis. रिसर्चर प्रूव करना चाह रहा होगा. सैट मीन्स मतलब मेगा. सैट इज बेसिकली एन एग्जाम गाइस. यूएस जो आपका ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होता है बाहर कंट्रीज में, दैट्स बेसिकली अ सैट स्कोर. ठीक है. सो इट्स एन एप्टीट्यूड टेस्ट. नाउ द थिंग इज that what you're trying to prove is basically your researcher's hypothesis. तो आप prove करना चाह रहे हो कि there is some relationship between income and the SAT score, so that वो आप अपना reject जब आप null hypothesis को reject कर पाओगे, then only you can say that your alternative hypothesis is probably valid. So that is what you're trying to prove. So if the null hypothesis, zero hypothesis is sustainable, there is no point of including that particular x in the model. तो for example मैं कहूँ कि कॉलेज आप गए या नहीं गए उसका सैट स्कोर पे इम्पैक्ट पड़ रहा है नहीं पड़ रहा. तो अगर मैं कह दूँ कॉलेज की आपकी अटेंडेंस, whether that matters in your SAT score or not, so there it should not, it majorly should not in general. तो what you are suggesting is that there is no relationship. अगर आपका उसका बीटा 0 valid true हो जाता है, तो basically that shows that there is no relationship between the score that you are getting, your CAT score, अगर हम इंडियन एग्जाम्पल लें, and whether you are coming to college or not. So that is what we are trying to prove. So therefore if x really belongs to the model, you would fully expect to reject the null hypothesis in favor of the alternative hypothesis. The alternative hypothesis is beta 2 is not equal to 0. It could be positive or negative depending on the theory that you have. Now अगर कोई particular value of b2 आपकी आ गई, जैसे इस केस में हमारी b2 इतनी आ गई, you cannot look at it and say कि नहीं यार ये 0 के पास है, but ये 0 के पास सैम्पलिंग एरर की वजह से भी आ सकता है. So by looking at the numerical result, you cannot say that this is equal to 0 or this is very far away from 0. So you need to do a hypothesis testing. Hypothesis testing के the two approaches that we talked about was, one was confidence interval approach and the other was test of significance approach. Then what you need to do is, हमने कहा था कि b2 is a normal distribution. हमने कहा कि b2 is normally distributed. b2 is normally distributed with beta 2 and sigma square beta 2. ठीक है. That means what you can do, you can normalize it. The way to normalize it is this. तो आपने इसको जब आपने स्टैंडर्डाइज किया तो आपने इस तरीके से स्टैंडर्डाइज किया. दिस फॉलोज अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस पर्टिकुलर z, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू मस्ट नो द ट्रू सिग्मा स्क्वायर है, बट वी डू नॉट हैव दिस. तो हम सिग्मा स्क्वायर हैट निकालते हैं एंड अल्टीमेटली वी रीच आउट टू दिस पर्टिकुलर वेरिएबल, जो मैंने आपको कहा था दैट प्लीज नोट इट डाउन एट द एंड ऑफ योर कॉपीज, दैट Tn-2 degrees of freedom is equal to is basically having this variable, this statistic is having a t distribution with n-2 degrees of freedom. So b2 minus beta 2 upon sigma hat upon some under root of summation xi square. So this is how you can probably write it. This is another way to write it. You can note down this particular format as well. We've just written standard error of b2 in the denominator. And the way to check it, अगर हम कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्रोच के बारे में बात करें तो हम क्या करेंगे. कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्रोच में t का 5% की वैल्यू ले लेंगे. सपोज वी से दैट हम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बारे में बात करना चाहते हैं, तो t 2.5 की वैल्यू ले लेंगे एट द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. जो फॉर एग्जांपल इसमें 8 है, तो 8 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ t 0.025 and minus 0.025 you get plus minus 2.3 and plus 2.3.
ठीक है। एंड वी नाउ नो कि इसके अंदर की जो इसके अंदर की जो प्रोबेबिलिटी है, टी वैल्यू अगर इसके बीच में लाई कर रहा है तो 95% एरिया इसके अंदर। सो इट्स समथिंग लाइक टी इज सिमेट्रिक अराउंड 0। आपके पास ये वैल्यू हो गई 2.3, ये वाली आ गई -2.3, एंड यू आर सेइंग दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 लाइंग इन दिस रेंज इज 95%। ठीक है, बट अगेन गाइज दिस इज अ रैंडम इंटरवल, अभी आपने कोई वैल्यू पुट नहीं करी। उसके बाद व्हाट यू विल चेक इज, जब आप ये वैल्यू पुट इन कर लोगे, जब ये वैल्यू पुट इन कर लोगे, then you can find out the probability of the t statistic कि एक्चुअल बीटा कहाँ लाई कर रहा है। बीटा जो है ये यहाँ पर 0 था, बीटा जो है ये b की डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, दिस इज b2 माइनस t अल्फा बाई 2 इंटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ b2। ये आपकी लोअर लिमिट आ गई और ये आपकी अपर लिमिट आ गई, दिस इज b2 का डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज b2 प्लस t अल्फा बाई 2 स्टैंडर्ड एरर ऑफ b2, यही हमने निकाला, दिस इज योर अपर लिमिट। एंड ये बीच में है तो बीटा 2 की आपकी जो हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू है वो 0 है। तो अगर इस रेंज में अगर आपकी टी स्टैटिस्टिक की, ये बेसिकली आपने रेंज दे दी कि B2 इस रेंज से इस रेंज में आ सकता है विद आई मीन इन फ्रॉम 100 सैंपल्स, इन 100 सैंपल्स 95 सैंपल्स में इस रेंज में आ जाएगा। बट यू वांट कि अगर आपका टेस्ट सिग्निफिकेंट है तो आपका एक्चुअली में इस यहाँ आ रहा होगा या यहाँ आ रहा होगा, अगर आपका B2 एक्चुअली में सिग्निफिकेंट होगा। So this provides the 95% confidence interval for B2, which means that in repeated applications 95 out of 100 such intervals will include true value of B2. Now this is the region of acceptance, और जो बाकी वाला region है वो area of rejection है। ठीक है, ये हमने ऐसे ही निकाला, देखो यही चीज आ गई, हमने इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू पुट कर दो, ये आपकी सैंपल से आएगी और ये भी आपकी सैंपल से आएगी, जस्ट पुट इन दोज वैल्यूज और चेक करो कि आपकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो कहाँ लाई कर रही है। आपकी एक्चुअल वैल्यू आई थी 0013, अब वो शायद से इस रेंज के अंदर, सिंस द इंटरवल डज नॉट इंक्लूड द, अच्छा ये आपकी वैल्यू आ गई गाइस, ये आपकी वैल्यू आ गई। इस रेंज में अगर लाई करेगा B2 की वैल्यू अगर इस रेंज में लाई करेगी तो यू विल नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ठीक है, एंड दिस डज नॉट इंक्लूड 0, इसमें तो कहीं 0 नहीं आ रहा, जो आपकी हाइपोथेसिस वैल्यू है वो तो 0 की वैल्यू तो यहाँ आ रही है। ठीक है, सो यू कैन से दैट यू कैन रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, वी कैन रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस दैट द एनुअल इनकम इज नॉट रिलेटेड टू the SAT score. The alternative way कि ऐसे ही B1 का निकालोगे, the alternative way is basically this method, और this is a much more robust method to calculate, this is much more easier method। आपने बस आपको estimator minus hypothesized value upon standard error of estimator करना and you just calculate this value, B2 की वैल्यू, ये T statistic की वैल्यू, T statistic की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई 5.43, और आपकी मैक्सिमम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो आपका अलाउड था वो क्या था 2.3 के बारे में बात कर रहे हो, आपकी वैल्यू तो यहाँ पर कहीं आ रही है 5.4, तो ये रिजेक्शन रीजन में लाई कर गया, दैट मीन्स यू रिजेक्ट योर नल हाइपोथेसिस। एंड व्हाट यू कैन ऑल्सो लेटर ऑन व्हाट आई विल ऑल्सो टेल यू इज कि अगर t की वैल्यू 2 से ज्यादा है एट 30 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो मोस्टली आप रिजेक्ट कर सकते हो नल हाइपोथेसिस को, इसको 2t रूल बोलते हैं, we name it as 2t rule। 2t rule होता जो अगर t की वैल्यू आपकी t स्टैटिस्टिक की वैल्यू अगर 2 से ज्यादा है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 30 से ज्यादा, सो यू कैन इजीली रिजेक्ट योर नल हाइपोथेसिस। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट योर नल। और द ऑल्टरनेटिव वे कैन समवन टेल मी कि इसकी p वैल्यू क्या होगी? आई विल ओपन द टेबल फॉर यू, 5.43। कैन समवन टेल मी की वैल्यू क्या होगी? पी वैल्यू, ये टी टेबल खुली हुई है, टी की वैल्यू आई जस्ट राइट इट डाउन हियर, टी की वैल्यू आई है आपकी 4.3 समथिंग। हाउ विल यू चेक पी वैल्यू? कैसे निकालते हो? एनीवन गाइस? किसी को पी वैल्यू निकालने आ रही? 0.005, नो दैट्स नॉट पी वैल्यू। और बाकी लोग पी वैल्यू 2.3 कैसे आ गई? गाइस आई एम टॉकिंग अबाउट कि इसकी पी वैल्यू निकालनी है। अपूर्वा, आर यू देयर? अपराजिता, दीक्षा, पी वैल्यू क्या होगी इसकी?
T 4.3. सर DOF डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या था? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 8 है. सिर्फ आपको ये निकालना है कि कितनी इस वैल्यू से तो कम ही होगी. आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी स्टेबल से, बट इस वैल्यू से तो कम ही होगी. ये आपको मिल जाएगा. सर सो इज इट 0.001? 0.001. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. उससे कम होगी कि उससे ज्यादा होगी? That's our alpha 0.001. हाँ, दैट इज अल्फा. इससे कम होगा, इससे ज्यादा होगी. अरे इससे कम होगी. बिल्कुल ठीक आंसर कर रहे थे. I got confused. Sorry. ठीक है, गुड, वेरी गुड. लेट मी आस्क अदर पीपल नाउ. हिमांशी, दीक्षा. अरे दीक्षा, तुम्हारा माइक खराब है क्या? पिछली 3-4 क्लासेस से आया हूँ कॉलिंग यू. आई हैव टू गेट बैक टू दीक्षा. और किससे पूछा है? हाँ, बताऊंगा, रुक जाओ. ये तुम्हें स्टैट्स में सीख लेना चाहिए था, या डेटा एनालिसिस में सीख लेना चाहिए था ये चीज़. पलक, अरे मैक्सिमम क्या होगा? गलत ही तो होगा. अरे अनम्यूट करो. ये सर मत लिखो. यहाँ गलत करना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. माइक नॉट वर्क. इसकी पी वैल्यू ज़रा टाइप कर दो, क्या होगी? श्रुति, आर यू विद अस? श्रेया, मॉडगिल. हमारे यूजुअल सस्पेक्ट से पूछ लेते हैं जो आंसर करते हैं. निकिता, डिड यू गेट इट? निकिता, क्वेश्चन इसकी कम होगी कि ज्यादा होगी? नहीं, पहले तो इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू हाँ, सोच रहे हो? तो 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के कॉरेस्पॉन्डिंग 2.5 भी हम देख सकते हैं, तो 0.01 सिंगल टेल. 1-2 टेल पे देखोगे ना हमारा? हाँ, 0. हाँ, तो किस पे देखोगे? क्या वैल्यू आ रही है? 0.001. 0.001 की तो वैल्यू जो आ रही है वो ये आ रही है ना, 4.5. हाँ, तो बेसिकली हम 4.5 पे. अच्छा, अपराजिता, यू आर करेक्ट. मैंने कोई और वैल्यू देख ली थी शायद से. व्हाट यू नीड टू डू गाइस इज 8 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे जाओ. ठीक है, अगर आपको पी वैल्यू निकालनी है तो क्या करना है, मैं आपको वो बता रहा हूँ. पी वैल्यू के लिए आपके पास टी स्टेटिस्टिक की वैल्यू है. टी स्टेटिस्टिक की वैल्यू 4.3 शायद से थी. ठीक है, या 4.5 कुछ थी. क्या थी? कैन समवन चेक गाइस? होल्ड ऑन जस्ट अ सेकंड. 5.43 आई है. सॉरी, 5.43. 5.43 है टी की वैल्यू. अब व्हाट यू नीड टू डू गाइज, प्लीज अंडरस्टैंड, जिसको जो आंसर नहीं कर पा रहे थे फॉर द लास्ट टाइम, पी स्टेटिस्टिक की पी की वैल्यू कैसे निकालोगे? यू वुड हैव टू राइट डाउन दिस इन योर एग्जाम्स. और जब बुक सामने है तब भी नहीं निकाल पाओगे तो कैसे निकालोगे? ठीक है ना. व्हाट यू डू इज 8 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में जाओ, 10-2. ठीक है, 10 सैंपल्स थे आपका, 2 आपकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चली गई B1 B2 निकालने के लिए. ठीक है, 8 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे जाओगे, इसके अंदर वैल्यू ढूंढोगे 5.43. आपने ये वैल्यू देखनी शुरू करी 5.43. एंड आप किस उसमें हो? आप 2 टेल में हो. क्यों 2 टेल में हो? क्योंकि आप यहाँ भी वैल्यू चेक कर रहे हो और यहाँ भी वैल्यू चेक कर रहे हो. और यहाँ दोनों क्यों चेक कर रहे हो? क्योंकि आपका जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो नॉट इक्वल टू 0. नॉट इक्वल टू 0 का मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. तो आप इसके अंदर चेक करने की कोशिश करोगे और देखोगे कि जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो 4.5 आ रही है, विच मीन्स कि t की वैल्यू 4.5 प्लस एंड 4.-4.5 पे ये जो एरिया है ये 99% एरिया है. आर वी क्लियर ऑन दिस कि ये 99% एरिया है? यस और नो? 99 तो गाइज इसी पे आ जाएगा. बाय द वे, दिस इज 99% एरिया 2.8 पे. ठीक है, तो 99 ये है, और ये आगे उसके आगे भी वी आर गोइंग टू 0.001 पे चले गए हम. ठीक है, टी की वैल्यू ये, दिस इज अल्फा इज इक्वल टू 1%, दिस इज अल्फा इज इक्वल टू 0.1% पे हम इस वक्त. ठीक है, तो ये तो और भी ज्यादा इधर है. दिस इज 99.9 बेसिकली % ये पूरा एरिया. अब हम यहां पर 4.5 के बारे में बात कर रहे हैं और हमारी वैल्यू क्या आ रही है 5.4, विच इज और फर्दर हेयर. आप इसको वैल्यू को निकाल नहीं सकते क्योंकि टी टेबल में दे नहीं रखी, यहाँ पर वो वैल्यू नहीं दे रखी, तो उससे भी बहुत ज्यादा कम है ये. तो दैट मीन्स योर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, योर पीज वैल्यू ऑफ सिग्निफिकेंस इज इवन लेस देन 0.001. इससे भी कम है. तो आप 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे देखोगे तो वो भी रिजेक्ट हो रहा है. 0.1 पे भी देख रहे हो तो भी रिजेक्ट हो जाता है आपका. सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट. सपोज पी हमारी इसमें टी की वैल्यू आती, सपोज पी की वैल्यू इससे आती 3.3. मान लो
कि टी की वैल्यू 3.3 आती, तो आप लिखते हो उसके अंदर दैट द वैल्यू ऑफ पी इज 0.00, which is basically 0.5%, which is still rejected at 1% level of significance. समझ में आया गाइस? पी वैल्यू कैसे चेक करते हैं, yes or no? So अल्टीमेटली आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा जहां पर आपको पी स्टेटिस्टिक की वैल्यू निकालनी होगी. यूजुअली आपको इकोनोमेट्रिक्स के जो जितने भी हम सॉफ्टवेयर देखेंगे अभी हम नेक्स्ट फ्यू क्लासेस में, उसमें सीधा आपके पास पी वैल्यू दे रखी होगी, एंड पी वैल्यू अगर बहुत कम है तो यू कैन इजीली से यू कैन रिजेक्ट योर नल हाइपोथेसिस. दैट इज द मेथड. चलो, सो वी हैव रीच्ड दिस पॉइंट गाइस, वी हैव रीच्ड दिस पॉइंट. नाउ वी कैन इजीली टॉक अबाउट वन टेल टू टेल में तो आप बाकी देख ही सकते हो कि क्या क्या वैल्यूज हैं. नाउ व्हाट वी नीड टू सी इज हाउ गुड इज द फिटेड रिग्रेशन लाइन. one of the goodness of fit was standard error of regression, हमने वो देखा था. There is another measure called coefficient of determination, which is called as small r square अगर आप 2 variable regression में, and capital R square अगर आप 2 variable regression से ऊपर वाले. So basically this topic talks about that how well is your actual wise, your estimated regression line fitting the actual wise. So the concept is almost similar जो हमने standard error of regression की बारे में बात करी थी, बिल्कुल सेम कंसेप्ट ही है. वही चीज के बारे में सेंस तो वही है कि आपका yi माइनस y हैट का गैप कितना है. अल्टीमेटली आप यही देखने की कोशिश कर रहे हो. उसके नाम बदल के आप डिफरेंट स्टेटिस्टिक्स के बारे में बात करते हो, बट अल्टीमेटली वी ट्राई टू सी दैट what is this error term. ठीक है. So we need to see that how well does your regression line fit the data reasonably or not. और वो पता चलता है हमारा एरर से, और एरर जीरो नहीं होगा, कुछ पॉजिटिव्स होंगे कुछ नेगेटिव्स होंगे, उसके थ्रू हम वी कैन फाइंड आउट दिस. नाउ वी नो दैट yi is equal to yi hat plus ei and yi minus y bar, the total variation in y is equal to the variation that is explained in plus the variation which is not explained. जो मैंने आज पूरा यहाँ पर हमने बात करी थी वो सारी चीज यही है. दिस इज टोटल वेरिएशन कितना आ रहा है, दिस इज एक्सप्लेन्ड वेरिएशन which is nothing but b2 into yi hat. This is what? This is small yi and this is ei. ये मैंने डेविएशन फॉर्म में लिख दिया इस चीज को. यही सेम चीज यहां दे रखी है, यही चीज तो दे रखी है. जस्ट अ सेकंड गाइस. यस, सो दिस इज व्हाट वी हैव. उसका स्क्वायर टर्म्स के बेसिस में उसको हमने ये कर लिया. दिस इज कॉल्ड एज द टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, दिस इज कॉल्ड एज द एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर्स, ये एक्सप्लेन कर रहे हो आप, एंड दिस इज कॉल्ड एज द रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स. इसको हम रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स बोलते हैं. इसको स्क्वायर कर लो. समझ में आया गाइस? Yes or no? These are important concepts, and that is why we can write TSS is equal to, what is this? This is your total. This total can be decomposed into two parts. This is your ESS, and that is what you are not able to explain. But squared, this is एक particular xi पे है. Square it over the entire data that you have. What we know is अगर हमें TSS is equal to ESS plus RSS पता है तो just divided by TSS, तो ESS 1 will be equal to ESS plus RSS plus TSS, and ESS upon TSS, explained sum of squares upon total sum of squares, is called R square. So R square you can write down as summation yi minus y hat square upon summation yi minus y. This can also be written as summation pi, which can be written as b2 summation. तो सिंपली इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो. इसको हमने इसी फॉर्म में, इसको बस हमने इस फॉर्म में डाल दिया. सो b2 स्क्वायर अपॉन समेशन xi स्क्वायर, एंड दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स. 1 is equal to r square plus RSS plus ESS. You can write this as well, or you can write this as. These are all equivalent formulas, but note all of them down in your copies in the back, because you will be using at least one of these in at least one of the numericals that will be given to you in your exams. So R square, basically in words, R square, what R square tells you, that how much of the total variance in
in y is explained by the regression model. That y के अंदर चेंज हो रहा है, you know y के अंदर चेंज हो रहा है, कुछ पार्ट आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो एंड कुछ पार्ट आप अनएक्सप्लेन्ड है. जो आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो वो रिग्रेशन मॉडल से एक्सप्लेन कर पा रहे हो. सो हाउ मच वेरिएशन इन y कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय अ मॉडल? ESS अपॉन इसका रेंज क्या होगा गाइस? व्हाट विल बी द रेंज ऑफ r स्क्वायर? गाइस व्हाट विल बी द रेंज ऑफ r स्क्वायर? 0 to 1. या तो अगर 0 होगा तो दैट मीन्स आपका मॉडल तो कुछ एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा है. दैट मीन्स आपके बीटास जो आपका नल हाइपोथेसिस है वो वही ठीक है, बीटास कुछ एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे. और 1 होगा तो आप कह रहे हो कि पूरा ही एक्सप्लेन कर पा रहा है मॉडल. ठीक है, 1 का मतलब बेसिकली हम डेटा साइंस में उसको ओवरफिट मॉडल बोलते हैं. कभी आपका r स्क्वायर 1 नहीं होना चाहिए. यूजुअली ज्यादा हो अच्छा है, बट r स्क्वायर 1 लाइफ में आपको सारी चीजों का रीजन पता है वो थोड़ा मुश्किल है. उसको हम ओवरफिट मॉडल्स बोलते हैं. we'll come to what overfit and underfit is later on, but overall what we know is that r square, this is a perfect fit. R square 0 means no relationship between y and this is अगर हम r के बारे में बात करें तो r क्या है? r is nothing but अगर 2 वेरिएबल रिग्रेशन है, ठीक है, तो उसमें r जो है वो कुछ नहीं है, वो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ही है, which basically says this is the formula कि 2 वेरिएबल्स के बीच में कितना लीनियर रिलेशनशिप है उसका स्क्वायर कर दोगे यू विल गेट r स्क्वायर. बट दिस इज ओनली इन केस ऑफ 2 वेरिएबल रिग्रेशन. व्हाई विल दिस नॉट वर्क इन 3 वेरिएबल रिग्रेशन? ये 3 वेरिएबल रिग्रेशन देयर विल बी अ cause and effect relation between the other 2 variables also. वो भी है और वो दोनों मिलके भी कर सकता है. कॉज एंड इफेक्ट से ज्यादा अभी आप कह रहे हो एक y है, वेन डायग्राम्स में देखें, और एक x है. ये पार्ट r स्क्वायर है, ये पार्ट r स्क्वायर है. ये समझ में आया? कितना वेरिएशन इन y कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय x. जब आपके 2x हो जाएंगे तो क्या होगा? आप ये वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे और ये वैल्यू, फिर उसके बाद दूसरा ये वाली वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे. एक तो इनका ओवरलैप भी होगा एंड आप कह रहे हो जब आप कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट बारे में बात करते हो तो वो लीनियर रिलेशनशिप के बारे में बात करता है और सिर्फ 2 वेरिएबल्स के बीच में बात करता है. कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज ऑलवेज बिटवीन 2 वेरिएबल्स. तो यहां पर आप इसके और इसमें निकाल सकते हो, इसके और इसमें निकाल सकते हो, बट ओवरऑल जो है वो ये इतना r स्क्वायर है. ये आप कॉमन रीजन भी आ रहा होगा, वो आप डबल कर दोगे, तो इसलिए यू कैन नॉट सिंपली स्क्वायर इट. सो इस केस में हमारा कैपिटल r स्क्वायर होता है. वील टॉक अबाउट इन मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल कि वो क्या होता है. बट इन 2 वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल योर कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ द r स्क्वायर दैट यू गेट, जो हमने ऊपर निकाला. एंड रिपोर्टिंग ऑफ एनालिसिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि किस तरीके से हम देखते हैं. वी विल सी दिस पार्ट इन द नेक्स्ट क्लास कि हम ये बेसिकली रिपोर्टिंग क्या है एंड इसको हमने किस तरीके से फाइनली वी हैव अंडरस्टूड दिस. ठीक है, एंड दिस इज हाउ द मॉडल इज गिवन इन जनरल. ठीक है, समझ में आया गाइस? क्लास समझ में आई? हाँ कि ना?